हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद विकेश। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 9 की हिस्ट्री, और हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया है और छोटा छोटा पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं। बस एक एक पैराग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग छोटे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि मैं छोटा छोटा पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक पैराग्राफ ऐसे करके मैं पढ़ा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा। जैसे अभी इतना पढ़ाना है, फिर इसके बाद अभी ये पढ़ाऊँगा और ये पढ़ाऊँगा। तो मेरी कोशिश बस ये है कि जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना हो, जिससे आप लोग को पढ़ने में वीडियो से और कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं थोड़ा छोटा-छोटा पैराग्राफ टाइप के पढ़ा रहा हूँ। और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, जो था द आउटर ब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। उसमें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, इन द कंट्री साइड, और यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। और हम लोग जैसे यहाँ से पीछे पढ़े थे कि पूरे गांव इलाका में, गांव साइड तक ये फैल गया था, झूठी खबर, र्यूमर्स फैल गया था कि जो वहाँ के जमींदार लोग हैं, जो मैनर टाइप जो लिखा ना कि लॉर्ड्स, लिखा ना कि विलेज दैट द लॉर्ड ऑफ द मैनर, मतलब मैनोर जो हैं, एक तरह से जमींदार जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थीं, उन लोगों ने कुछ गुंडे मतलब बुला कर रखे हैं, जिनके हाथ में डंडे वगैरह लेकर वो लोग क्या कर रहे हैं, गाँव की तरफ मूव कर रहे हैं और किसानों की फसलों को, जो पकी पकाई फसल है, उसको नुकसान करने के लिए। तो जो किसान लोग थे, जो पीजेंट लोग थे, जो फार्मर लोग थे, उनको, उनके बीच में ये र्यूमर्स फैल गया था और वो लोग गुस्से में हो गए और उन सबों के जो मैनर वगैरह क्षेत्र हैं, जिसको बोलते हैं जमींदार वगैरह, उनके घरों पर वो लोग अटैक कर दिए। और वहाँ उनके घरों पर अटैक करने के बाद जो अनाज वगैरह जो रखे थे, जो लोग गोडाउन में अपने रखे थे अनाज वगैरह, उन सबों को लोग ले लिए, लूट लिए एक तरह से, ठीक है। और जो खाता बही जिसको बोलते हैं ना, जिसमें रिकॉर्ड वगैरह वो लोग किए थे कि किससे कितना टैक्स लेना है, किससे कितना क्या करना है, वो सब टैक्स जो डॉक्यूमेंट वगैरह था, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, उसको सब जला दिए सब, ठीक है। ये लोग, ये सब हो गया था। और जो बड़े-बड़े जो ज़मींदार लोग थे, उनको मजबूर कर दिए कि वो लोग अपना घर छोड़कर अपने पड़ोसी देशों में जाकर शरण लेना पड़ा ना, नेबरिंग कंट्री में जाकर वहाँ पे माइग्रेंट होना पड़ा। इतना सब हम लोगों ने पढ़ लिया था ये कहानी, स्टोरी। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। फेस विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट, लुई 16 फाइनली accorded recognition to the National Assembly and accept principle that his power would form now and be checked by a constitution। कह रहा है यहाँ से कि अपनी जो मतलब जो रिवोल्यूशन जो चल रहा था ना, जो विद्रोह चल रहा था, उस शक्ति को ना, मतलब उसने फेस किया, उसको महसूस किया लुई 16 ने, और फाइनली वो एग्री हो गया ना। वो एग्री हो गया कि ठीक है, जो नेशनल असेंबली है, मैं इसको रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, मैं इसको मान्यता दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग नेशनल असेंबली बनाइए। और वो भी मानने का तैयार हो गया कि जो राजा की जो पावर थी, उसको डिक्रीज करने की जो बात किए थे लोग टेनिस कोर्ट में, जब असेंबली बनाने की बात हुई थी, तो उसको भी मानने को ये तैयार हो गया, ठीक है। उसकी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन, अब क्या होगा कि जो राजा है, जो लुई 16 है, जो किंग है यहाँ का, अब वो भी कह रहा है कि ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग बनाओगे, उसी हिसाब से मैं भी अपना चलूँगा, उसी हिसाब से मैं काम करूँगा, ठीक है। इस चीज़ को वो एग्री कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि उसने महसूस किया कि जो अब रिवॉल्यूशनरी हैं, क्योंकि जो उनकी पावर है ज़्यादा हो जाएगी और कुछ बच नहीं पाएगा। तो उन लोगों ने उसने सोचा कि यही ठीक है कि हम इनकी बातों को मान लेते हैं और नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन करने देते हैं, ठीक है। तो उसने ये बात को माना कि नेशनल असेंबली आप लोग बनाइए, और जो आपकी बात होगी, जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उस हिसाब से हम अपना काम करेंगे, ठीक है। वो भी काम करेगा। तो कह रहा है कि ऑन द नाइट 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास अ डिक्री एबोलाइजिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्स। देखिए, 4 अगस्त 1789 को जो असेंबली थी ना, उसने एक कानून पास किया कि जो, देखिए, डिक्री एबोलाइजिंग द फ्यूडल सिस्टम, जो फ्यूडल सिस्टम जो था ना, जो सामंतवादी व्यवस्था चल रही थी ना, इन सब चीज़ों को, जो टैक्स वगैरह लगाया गया था, जिससे टैक्स वगैरह जो लेते थे थर्ड क्लास के लोगों से, ठीक है, ये सब चीज़ों को क्या कि वो ख़त्म कर दी, कम कर दी, मतलब डिक्री कर दी एक तरह से, है ना, कि ये सब ख़त्म है, इसका ये अब नहीं चलेगा, ठीक है। अब अपने हिसाब से जो कानून बनेगा वो चलेगा। मतलब सबसे पहले असेंबली ने यही काम किया कि जो पुरानी प्रथा, जो पुरानी प्रैक्टिस चली आ रही थी, जो टैक्स वाली, कि थर्ड क्लास के लोग टैक्स देंगे, और फ्यूडल सिस्टम जो चला आ रहा था, फर्स्ट क्लास में क्लर्जी और नोबल्टी लोग, इन सब चीज़ों को उस लोग क्या किए, ख़त्म कर दिए ना। ऐसा कानून बनाया, पहले असेंबली में पास किए, ठीक है। मेंबर ऑफ द क्लर्जी टू वेयर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज। जो मेंबर थे, क्लर्जी क्लास के जो मेंबर थे, उनको भी, जो पादरी लोग थे ना फर्स्ट क्लास में, जो क्लर्जी लोग, उनको भी फोर्स किया गया कि तुम अपना ये जो प्रिविलेज है, ठीक है, उसको छोड़ो
और इन लोगों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो लोग अपना उस हिसाब से कानून बनाए, छोड़ने के लिए विवश कर दिया कि तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, फोर्स किया इन लोग कि नहीं तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, ये अपना जो प्रिविलेज है फर्स्ट क्लास के लोगों को, जो पादरी लोग थे। उसके बाद देखिए जो टीथे नाम का जो कर टैक्स लेते थे, टीथे वेयर एबोलिश एंड लैंड्स ओन बाय द चर्च वेयर कॉन्फिस्केटेड, मतलब जो टीथे नाम का जो चर्च था, जो टाइथे जिसको बोलते हैं, उस टैक्स को भी खत्म कर दिए लोग, एबॉलिश कर दिए, मतलब एक तरह से उस जड़ से खत्म करना कि वो टैक्स नहीं लगेगा। जो चर्च की जमीन थी उन सब चर्च को जमीन को ये लोग क्या कर दिए, जब्त कर लिए, अपने पास रख लिए, ठीक है, क्योंकि जो चर्च के पास काफ़ी ज़मीन थी ना, उस पूरे फ्रांस में लगभग चर्च के पास काफ़ी ज़मीन थी, हम लोग पीछे पढ़े थे शायद 2/3 ज़मीन थी चर्च के ही पास पूरे फ्रांस का, ऐसा कुछ था। तो इन लोगों ने क्या किया कि उस चर्च की ज़मीन को भी कब्जा कर लिए, और जो टीथे नाम का जो टैक्स था वो भी एबोलिश कर दिए, ख़त्म कर दिए पूरे से, एक तरह से असेंबली वालों ने। फिर लिखा है कि एज अ रिजल्ट, तो मतलब इसका परिणाम ये हुआ द गवर्नमेंट एक्वायर्ड असेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरे ना। इससे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट को जो मतलब पैसा मिला इन सब चीज़ों से ना, जो ज़मीन वगैरह जब्त कर लिया, टैक्स वगैरह सब पता नहीं है, तो इस तरह से उसके पास, जो गवर्नमेंट के पास कितना पैसा हो गया, 2 बिलियन लिवरे ना, 2 बिलियन लिवरे उसके हाथ में इतना पैसा आ गया गवर्नमेंट को, जब ये सब खत्म कर दिए सब। तो चर्च की ज़मीन ले लिए ना, चर्च की ज़मीनों को जब्त कर लिए ये लोग, ठीक है, और ये सब टैक्स जो वगैरह था, जो प्रिविलेज वगैरह था, सब खत्म करने के बाद गवर्नमेंट के पास 2 बिलियन लिब्रे, 2 बिलियन लिब्रे मीन्स होता है एक तरह से 2 अरब या 20 अरब के आसपास, हाँ 20 अरब 20 अरब रुपए के आसपास जो संपत्ति थी। लिब्रे वहाँ की करेंसी थी ना, फ्रांस की करेंसी का नाम उस समय क्या था, लिब्रे, ये लिब्रे, ठीक है, तो ऐसा था। तो इतना पैसा उन लोगों के पास आ गया था, अगर ये सब करने के बाद, चर्च की ज़मीनों को लेने के बाद और प्रिविलेज हटाने के बाद, देखिए कितना मतलब पैसा नेशनल असेंबली वालों के पास आया। जो वहाँ के लुई 16 था उसको मानना पड़ा कि नहीं ठीक है भाई, हम चलो तुम्हारी बात को मानते हैं, और उसने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज़ किया कि ठीक है आप नेशनल असेंबली बनाइए। तो 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने पास किया कानून कि जितने भी फ्यूडल सिस्टम चल रहा था, जितने भी टैक्स वगैरह थे, जो प्रिविलेज वगैरह थे, सब खत्म कर दिया उन लोगों ने, और चर्च की ज़मीनों को क्या कर दिया, अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। तो ये सब चला। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ, ये चीज़ फिगर में देखिए लिखा है यहाँ पे, द स्प्रेड ऑफ द ग्रेट फियर ना, कह रहा है कि भय की लहर का प्रसार, स्प्रेड ऑफ द ग्रेट फियर मतलब महान जो डर जिसको बोलते हैं, इसका फैलाव कैसे हुआ। द मैप सोन बैंड, एक सेकंड, द मैप शो हाउ बैंड्स आर प्रेजेंट स्प्रेड फ्रॉम वन पॉइंट टू टूगेदर, मतलब कह रहा है कि मैप से पता यह चलता है कि किस तरह से किसान जो पीजेंट थे ना के एक ग्रुप ने एक जगह से दूसरी जगह फैलते चले गए ना, एक तरह से वो बता रहा है। और नए शब्द में देखिए ये बात कह रहा है कि नया शब्द क्या है अपना, न्यू वर्ड्स, जो चैथ्यू नाम का जो था ना, चैथक्स, कैस्टल आर स्टेली रेजिडेंस बिलोंगिंग टू ए किंग आर नोबलमैन, मतलब जो वहाँ जो बड़े बड़े लोग रह रहे थे ना, उनके जो महल था, जो जमींदार होगा को उसको चैथेक बोलते थे, चैथ्यू। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, देखिए अब हम लोग ये पढ़ेंगे 2.1, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। जिसे कहा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान, हिंदी में उसको बोलते हैं, ठीक है। और जैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि किसी भी देश को चलाने के लिए, रूल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो नियम कानून बनाया जाता है किसी एक बुक में, वो लिखा जाता है रिटेन में या ओरल भी होता है, वो हिसाब से अपने अपने समय के अनुसार वो बनता चला जाता है, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसे कोई गेम खेलने से पहले गेम का कोई रूल होता है ना, उसी रूल के हिसाब से गेम खेला जाता है, उसी तरह किसी देश को चलाने के लिए एक रूल बनाया जाता है, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, सिंपली लैंग्वेज में समझिए आप लोग। तो देखिए कह रहा है कि फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मोनार्की मीन्स होता है राजतंत्र ना। तो अब देखिए संवैधानिक राजतंत्र कैसे बन गया फ्रांस, कह रहा है कि द नेशनल असेंबली कंप्लीट द ड्राफ्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 ना, जो नेशनल असेंबली थी उसने संविधान का एक जो कंप्लीट ड्राफ्ट तैयार कर लिया, कब, 1791 में ना, 1791 में उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसका पूरा ड्राफ्ट उन लोगों ने तैयार कर लिया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। इट्स मेन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, इसमें ये मतलब था, इसका मतलब कि जो मोनार्क जो था, जो राजा था, जिसको सम्राट बोलते थे, उसकी पावर को क्या कर दिए लोग, कम कर दिए, लिमिट कर दिए ना, सीमित कर दिए कि नहीं तुम्हारी पावर सिर्फ
इतना तक ही रहेगी। आगे देखिए, दीज पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन, मतलब कह रहा है कि एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने के बजाय, जो कह रहा है ना कि पहले केंद्रित मतलब सेंट्रलाइज पावर, सेंट्रलाइज पावर का मतलब होता है कि जितनी भी पावर है, ठीक है, जितनी भी पावर है सिर्फ एक व्यक्ति के पास रहेंगी, वही डिसीजन करेगा ना। तो इसने क्या किया, इन लोगों ने कहा कि नहीं, जो पावर होगी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है, तुम ही सिर्फ कोई चीज़ पर डिसीजन नहीं ले सकते ना। तो ये लोगों ने क्या कर दिया, उसके पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया ना। जो पहले शक्तियाँ उसकी थी, कंसंट्रेटेड थी, एक ही पर्सन के पास रहती थी, उसको खत्म कर दिए लोग, ठीक है। वे आर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब कह दिया कि अब इन शक्तियों को विभिन्न जो संस्था थी, विभिन्न अलग अलग इंस्टीट्यूशन थे, उसमें सेपरेट कर दिया, बांट दिया, जिसे देखो लिखा है द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ना। लेजिस्लेचर होता है कि जहाँ पे कोई नियम वगैरह बनता है, उसको लेजिस्लेचर कहते हैं ना। और एग्जीक्यूटिव उसको बोलते हैं उस नियम को लागू करने के लिए, एक्टिवेट कराने के लिए जहाँ पे होता है, वो एग्जीक्यूटिव कहा जाता है उसको। और जुडिशरी होता है उस नियम को चेक करती है कि ये नियम जो बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बना है कि नहीं है, ये नियम सही है कि नहीं है। उस नियम को कौन चेक करता है, जुडिशरी चेक करती है, और उसको क्या करती है, एक तरह से फॉलो कराती है कि नहीं, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा ना। तो लेजिस्लेचर होता है जहाँ पे लॉ फॉर्मेशन होता है, एग्जीक्यूटिव होता है उस लॉ को, जो लॉ बनाए हैं लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं, लागू कराने की कोशिश करते हैं। और जो जुडिशरी होती है उसको लागू करवाती है, लोगों से मनवाती है कि आपको इस हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको पनिश करेंगे, ठीक है। देखिए, दिस मेड फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इस प्रकार जो फ्रांस था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये कह रहा है कि इस तरह की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है फ्रांस में, उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ ना। तो पूछेगा कि फ्रांस कब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, तो आप बताओगे कि 1791 में फ्रांस क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, ठीक है। जो पहले राजतंत्र हुआ करता था, अब वो जो एक ही पावर राजा यूज करता था अपने पावर को एक ही जगह से, अब उसकी पावर को सेपरेट कर दिया गया, सबको बांट दिया गया अलग अलग। और किसको बांटा गया, लेजिस्लेचर में बांटा गया, एग्जीक्यूटिव में बांटा गया और जुडिशरी में ना। तो इसीलिए कहा गया है कि फ्रांस अब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, ठीक है। संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ गई यहाँ पे। तो क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांस इन विच वेयर फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में अगर आ जाएगा तो 1791 में ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। तो आप लोग इसको तैयार करिए। और फिगर 7 में देखिए, एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। अब ये हम मतलब आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि इसको भी, ये फिगर है, इसको समझाने के लिए भी थोड़ा सा मतलब एक वीडियो आराम से लेना पड़ेगा, 10 मिनट का वीडियो या 5 मिनट का वीडियो जो होगा, तो उसमें हम इसको समझाएंगे, इस फिगर को कैसे कैसे काम कर रहा था, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, और जो भी चीज़ें हैं कमेंट में लिख कर बताइए आप लोग, और वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। और जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो हम लोग कल पढ़ेंगे इस चीज़ को, आप लोग यहाँ तक तैयार कर लीजिए 2.1 तक, उसके बाद फिगर के हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर क्लास।